Hi guys, my name is Chansekhar Barola and my number is 9899123008 and these are sessions for information system audit. हमने पढ़ा था फायरवॉल्स के बारे में, हमने पढ़ा था, हम नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे थे और उसमें फायरवॉल्स पढ़ रहे थे। फायरवॉल्स हमने कई टाइप की पढ़ी थी। आपकी बेसिकली एप्लीकेशन प्रॉक्सी फायरवॉल और पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मेन फायरवॉल थी जो हमने पिछले सेशन में पढ़ ली है। अब हम चलते हैं पर्सनल फायरवॉल्स या पर्सनल फायरवॉल्स अप्लाइंसेस के बारे में। ये दो अलग अलग टर्म्स है, पर्सनल फायरवॉल या पर्सनल फायरवॉल अप्लाइंसेस। अब ये पैदा कहाँ से हुई, इसका नीड क्या हुई, इसकी रिक्वायरमेंट की क्या हुई, क्यों ये पैदा हुए? तो बेसिकली रीज़न ये था कि पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क होता था। हमारी कंपनी होती थी, कंपनी के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क होता था और वहाँ पर सारे बंदे बैठते थे और वहाँ पर हम फायरवॉल लगाते थे। सर्वर में फायरवॉल लगा देते थे या मेन फायरवॉल लगा देते थे कि जब जहाँ पर नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे से कम्युनिकेट कर रहा है, वहाँ पर हम फायरवॉल या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाते थे। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स आ गए, वीपीएन आ गए, हम अब घर में भी काम करने लगे। कई बार स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस भी बन गया। मतलब एक आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया, आपका घर में ही ऑफिस बन जाए, तो उसे कहते हैं स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो एक फायरवॉल की ज़रूरत आपके पर्सनल कंप्यूटर को होने लगी, क्योंकि लैपटॉप आप घर ले जाने लगे, घर से आप कम्युनिकेशन करने लगे, घर से आपकी कनेक्टिविटी होने लगी, तो घर में भी आपकी एक फायरवॉल लगा होना बहुत ज़रूरी हो गया। तो पर्सनल कंप्यूटर को आपके घर में रिमोट लोकेशन में सिक्योर करने के लिए, उसी तरीके से सिक्योर करने के लिए जैसा कि ऑफिस में सिक्योरिटी होती है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास जो सेल्स वाले हैं पर्टिकुलरली, बहुत से लोग टेली कम्युनिकेट करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट करते हैं, या एजेंसी के का प्रोप्राइटरी डेटा होता है उनके पास, पर्टिकुलरली उनके कंप्यूटर में प्रोप्राइटरी डेटा पड़ा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है। सपोज जो लैपटॉप लेकर जाएगा जनरली वो एक मिनिमम लिमिट से ऊपर का एम्प्लॉई होगा, और पहले जब और ज़्यादा होता था, पहले CFOs और इनके पास लैपटॉप होता था, और इनके लैपटॉप में स्ट्रेटेजिक प्लान्स हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये घर में बैठे हुए हैं और ये इंटरनेट को डायल कर रहे हैं, ISP को डायल कर रहे हैं और इनके पास फायरवॉल प्रोटेक्शन नहीं है, तो कोई भी इनके सिस्टम को हैक कर सकता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो फायरवॉल प्रोटेक्शन इनके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ISP को डायल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से, तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। आप एंटीवायरस लगा लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके अनुसार उसके लेवल का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। कंपनी की पॉलिसीज़ के अनुसार के लेवल का प्रोटेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। फायरवॉल जो एंटीवायरस जो होंगे वो एक पर्टिकुलर लेवल का प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन बहुत हाई लेवल का प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो पर्सनल फायरवॉल्स डेवलप की गई, और ये किस लिए की गई? ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, रिमोट सिस्टम्स को किया जाए और फायरवॉल जैसा ही फंक्शन क्रिएट किया जाए, क्योंकि अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया चीज़। अब क्या हो गया, लोग कहीं पर भी वर्क फ्रॉम होम करने लगे। ट्रैवल के अनुसार, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उस टाइम पर वर्क करने लगे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तब अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करने लगे, वर्क करने लगे। तो उन पर्टिकुलर केसेस में क्या होने लगा कि आप मल्टीपल नेटवर्क से गुजरने लगे, तो वहाँ पर आपके सिस्टम में फायरवॉल होनी बहुत ज़रूरी थी। तो फायरवॉल दो टाइप की है, एक पर्सनल फायरवॉल, एक पर्सनल फायरवॉल अप्लाइंसेस। तो दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकता था। पहला कॉन्फ़िगरेशन है पर्सनल फायरवॉल, तो वो पर्टिकुलरली आपके सिस्टम में इंस्टॉल होती थी। पर्सनल फायरवॉल आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल होती थी या आपके पर्सनल सिस्टम में इंस्टॉल होती थी। तो पर्सनल फायरवॉल दूसरे के सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करती थी। अगर मान लिया सपोज डेटा आ रहा है, तो उसको डेटा इन ट्रांजिट, दो टाइप का डेटा होता है, डेटा इन सिस्टम और एक डेटा इन ट्रांजिट, यानी जो डेटा मूव कर रहा है और आपके पास आ रहा है या आप दूसरे को डेटा भेज रहे हो, उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी। हाँ, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी पर्सनल फायरवॉल। तो दूसरे के सिस्टम या दूसरे रिसोर्सेज, इन सबको वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी, केवल आपके सिस्टम को करेगी। तो वो नेटवर्क ट्रैफिक को, जैसा कि मैंने बोला कि नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करेगी, उसको उससे उसका कोई मतलब नहीं।
केवल वो सिस्टम जिसमें इंस्टॉल है उसे प्रोटेक्ट करेगी, तो पर्सनल फायरवॉल हो गई। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन था पर्सनल फायरवॉल। पर्सनल फायरवॉल क्या होता था कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में लगता था, कंप्यूटर सिस्टम कहीं पर भी जाए तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अनुसार वो फायरवॉल काम करती थी। यानी कि अगर मान लिया सपोज़ वो एक नेटवर्क से दूसरे आप मूव कर रहे हो, मालूम पड़ा यहाँ से एक कार में मूव कर रहे हो, अगर मान लिया सपोज़ दिल्ली से आपका एक ब्रांच ऑफिस है मेरठ में, आप मेरठ की तरफ जा रहे हो, या आप दिल्ली से जा रहे हो सपोज़ दिल्ली टू कोई और सिटी, बॉम्बे तो आप प्लेन में जाओगे जनरली, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ लो दिल्ली टू बॉम्बे मूव कर रहे हो और बीच में कई स्टेशंस, कई ऑफिसेज़ हैं, वहाँ से होते हुए जा रहे हो, तो बीच में नेटवर्क चेंज होते जा रहे हैं और कांस्टेंट नेटवर्क चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन आपका सिस्टम कंपनी की पॉलिसी के अनुसार प्रोटेक्टेड है। और वो कैसे प्रोटेक्टेड है? वो इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि आपने वहाँ पर पर्सनल फायरवॉल लगा रखी है। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन जो था वो था पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस। तो ये ट्रेडिशनल फायरवॉल की तरह था काफ़ी हद तक। तो इस अधिकतर केसेस में क्या होता था, पर्सनल फायरवॉल इस तरह से डिज़ाइन होते थे ताकि छोटा नेटवर्क, अगर स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस है, एसओहो का कॉन्सेप्ट जो आया हुआ है, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस, यानी एक घर है उसमें 3-4 एक कंप्यूटर हैं और सारे कंप्यूटर्स मिलकर एक छोटा सा नेटवर्क बना रहे हैं। तो ऐसे नेटवर्क होम ऑफिसेज़ में ऐसे नेटवर्क्स होते हैं। तो ये अप्लाइंसेस जो हैं स्पेशलाइज हार्डवेयर में रन करते हैं या इंटीग्रेट करते हैं कुछ दूसरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को, और उसके बाद ये फायरवॉल का काम करते हैं। मतलब ऐसा है कि ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स में ही नहीं काम करते हैं, बल्कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सपोज केबल है, उसमें कौन सा डेटा हो रहा है, उसमें फायरवॉल उसको उसके बाहर लगते हैं ताकि उसको फायरवॉल किया जा सके। क्या तो डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट्स देते हैं, नेटवर्क हब, नेटवर्क स्विचेस, ये उसके अलावा DHCP है, उसके अलावा SNMP एजेंट्स हैं। SNMP के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि SNMP नेटवर्क जो स्विच्ड नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है, और उसमें क्या होता है कि आप रिसोर्सेज को देख सकते हो कि कितना रिसोर्सेज हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो उसके क्लाइंट्स लगे होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रॉक्सी एजेंट्स होते हैं। तो ये सारे, अगर एक छोटा नेटवर्क है, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, तो इन सब चीज़ को वो फायरवॉल सिक्योर करती है। मतलब पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस जो है उसकी रेंज लिमिटेड नहीं है, उसकी रेंज बड़ी है, लेकिन उसका इंटेंट यही है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस के लिए। उसका इंटेंट बड़ी कंपनी नहीं है, उसका इंटेंट एक बहुत छोटी सी कंपनी भी हो सकती है। तो वो पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस होते हैं। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, पर्सनल फायरवॉल और पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस। पर्सनल फायरवॉल आपके कंप्यूटर में लगेगा, पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस जो होंगे वो एक नेटवर्क में लगेंगे, स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस स्मॉल नेटवर्क में लगेंगे, और वो उस स्मॉल नेटवर्क को प्रोटेक्शन देंगे। फायरवॉल, वो पर्टिकुलर फायरवॉल उस नेटवर्क को प्रोटेक्शन देगी। तो छोटे नेटवर्क के लिए पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस होते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर में काम करते हैं और कुछ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके उसको फायरवॉलिंग देते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि किन किन को ये फायरवॉलिंग देंगे, केबल मॉडेम वैन राउटिंग हो रही है, लोकल एरिया नेटवर्क राउटिंग हो रही है, नेटवर्क हब्स हैं, स्विचेस हैं, वहाँ पर DHCP सर्वर्स हैं, नेटवर्क SNMP एजेंट्स हैं और एप्लीकेशन प्रॉक्सी एजेंट्स हैं। तो ये इनको फायरवॉलिंग देंगे। तो ये एक सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर इन सारे चीज़ों को एक स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस को, या एक स्मॉल ऑफिस को, या एक स्मॉल नेटवर्क को फायरवॉलिंग देगा, उसे पर्सनल फायरवॉल अप्लायंसेस कहेंगे। और अगर एक कंप्यूटर को होगा उसे पर्सनल फायरवॉल कहेंगे। ये दोनों चीज़ें, इस दोनों का डिफरेंस हमारे स्टडी में दिया हुआ है। उसके बाद हमारी स्टडी में एक चीज़ दी हुई DMZ यानी डीमिलिटराइज जोन। अब डीमिलिटराइज जोन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक नो मैंस लैंड होती है, या हिंदुस्तान और चाइना के बीच में एक लैंड होती है जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, जो किसी की लैंड नहीं है। यानी कि उसमें हम भी नहीं आएंगे, उसमें आप भी नहीं आओगे, और इसीलिए उसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, उसे डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है। उसमें कोई डीमिलिटरी नहीं रहेगी, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। जब भी आएंगे तो एमिकेबली आएंगे।
तो DMZ वो एरिया है, अगर फायरवॉल के कंटेक्स्ट में देखा जाए DMZ वो नेटवर्क का पार्ट है जो इंटरनल नेटवर्क का पार्ट भी नहीं है और इंटरनेट का भी पार्ट नहीं है। अगर कोई भी एक एरिया ऐसा क्लासीफाई किया जाए, मतलब मेन चीज़ DMZ ये है, वो पॉइंट ऑफ नेटवर्क है जहाँ ना तो हम नेटवर्क के अंदर हैं, नेटवर्क के बाहर हैं। इसे डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है। DMZ डीमिलिटराइज जोन मिलिट्री से लिया गया बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंट्रीज़ के बीच में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, उसके बीच में लड़ाई हुई और वो दोनों कंट्री स्प्लिट हो गए, तो उनके बीच का एक एरिया जहाँ से दोनों का बॉर्डर स्टार्ट होता है उसे डीमिलिटराइज जोन कहते हैं। वो बात अलग है, वो डीमिलिटराइज जोन हाईली मिलिटराइज्ड है। वहाँ पर हाई स्पाइंग होती है, हर समय वॉचिंग होती है, सारी चीज़ें होती है, उसे DMZ कहते हैं। तो DMZ ना इंटरनल नेटवर्क का पार्ट है ना एक्सटर्नल नेटवर्क का पार्ट है। तो बेसिकली ये एरिया होता है नेटवर्क एक्सेस राउटर्स और बेस्ट इन होस्ट के बीच का। और ये जो है, इसके थ्रू जो भी है दो पॉलिसी इन्फोर्सिंग कंपोनेंट, एक तो आपका वो हो गया इंटरनेट स्टार्ट हो गया और दूसरा हो गया इंटरनल नेटवर्क हो गया, तो उन दोनों को स्प्लिट कर रहा है ये, इसे DMZ कहते हैं। तो DMZ अगर कैसे क्रिएट किया जा सकता है, हम क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है, नेटवर्क जहाँ से स्टार्ट होता है उसके बाहर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा देते हैं एक्सेस राउटर्स में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जिसको एक्सेस चाहिए होती है, जिसको एक्सेस मिलनी चाहिए वही अंदर आ सकते हैं। तो ये मिनिमाइज करता है एक्सेसिव एक्सपोजर को मिनिमाइज करता है, यानी कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क में वही आ सकते हैं जिनको जो एक्सेस लिस्ट में। कई कंपनी में क्या होता है कि दो चीज़ होती है, एक कंपनी में होता है ओपन, यानी कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी अगर आपने कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है, कहीं से भी कम्युनिकेशन हो सकता है। फायरवॉल इनिशियली फ़िल्टरिंग करेगी और उसके बाद अंदर मैसेजेस आएगा, मतलब ट्रैफिक आ जाएगा, इंटरनेट ट्रैफिक आ जाएगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि अगर इंटरनेट में आपने एक लिस्ट लगाई है, ब्लॉकिंग लिस्ट, यानी कि ये चीज़ें नहीं आ सकती, naukri.com, pornographic, monster.com, या फिर ऐसा है क्या कहते हैं आपका यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी चीज़ें अंदर नहीं आ सकती हैं और वो ब्लॉकिंग करते हैं। तो वो वहाँ पर ब्लॉकिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो लिस्ट होती है वो ब्लॉकिंग लिस्ट होती है। लेकिन कई जगह पर क्या होता है कि एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी होती है, उसमें क्या होता है कि जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में एड्रेसेस हैं वही अंदर आ सकते हैं। तो क्या होता है कि ये एक्सपोजर को मिनिमाइज करता है और एक्सटर्नल लोकल एरिया नेटवर्क, जो बाहर का कोई दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है या इंट्रानेट है, तो उसमें केवल मैनेज्ड या रिकॉग्नाइज सर्विसेज को अंदर आने की कोशिश करता है, कोई अंदर आने का परमिशन देता है। अगर मान लिया सपोज आपकी रिकॉग्नाइज सर्विसेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है, रिकॉग्नाइज सर्विस है, उसको अंदर आने देगा, फेसबुक को नहीं आने देगा। अगर मान लिया सपोज कोई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइट्स में आप जा रहे हो, उसको अंदर आने देगा। बहुत सारी साइट्स को नहीं जाने देगा और बहुत सारी साइट्स को आने देगा, और वो डिटरमाइन करेगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो बहुत इस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये डिमार्केशन होता है उसको DMZ कहते हैं या डीमिलिटराइज जोन कहते हैं। बहुत सारी कमर्शियल फायरवॉल्स जो हैं, एक में कई बार क्या होता है कि एक थर्ड इंटरफेस बना दिया जाता है और उसे DMZ लेबल कर दिया जाता है। मतलब फायरवॉल है, उसी के साथ एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक और इंटरफेस बना दिया, उसे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी उसमें और उसे DMZ बना दिया। लेकिन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ना तो इंटरनल नेटवर्क का पार्ट होता है ना एक्सटर्नल नेटवर्क का पार्ट होता है। तो अगर मान लिया सपोज आप ध्यान से देखेंगे, इंटरनेट वैसे ही काम करता है जैसे ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, जैसे ह्यूमन सोसाइटी काम करती है, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। अगर और उसी तरीके से इवॉल्व होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि लोकल एरिया नेटवर्क था, पहले हमारी ऑफिस था, ऑफिस के बाहर फायरवॉल्स लगते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे बंदे बाहर जाने लगे, हमारे CFO ने कहा कि भाई जी हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसने पर्सनल फायरवॉल्स लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद पर्सनल फायरवॉल्स अप्लाइंसेज आ गए। अगर एक स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस आ गया, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट्स डिसेंट्रलाइज्ड ऑफिस का ज़माना आता जा रहा है, वर्क फ्रॉम होम का आता
जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, हमने डीमिलिटराइज जोन कर दिया। डीमिलिटराइज जोन वैसा ही होता है जैसा आर्मी, हमारे बॉर्डर में आर्मी लगी होती है, उसकी आर्मी और हमारी आर्मी, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस होनी चाहिए, तो उसे DMZ कहते हैं। और DMZ की क्या ज़रूरत होती है? DMZ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। DMZ बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है? थोड़ी देर के लिए सोचिए, बॉर्डर में ये बॉर्डर इस पर्टिकुलर जगह में बॉर्डर ख़त्म होता है, इसके 1 इंच बाद पाकिस्तानी बॉर्डर शुरू होता है। तो 1 इंच पहले हमारा आदमी खड़ा होगा, 1 इंच के बाद वहाँ पर पाकिस्तानी आदमी खड़ा होगा, तो कन्फ्रंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर कहीं किसी को गुस्सा आया, किसी ने किसी को कुछ वर्ड्स बोल दिए, कुछ हो गया, तो कन्फ्रंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एनिमोसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर तो बहुत लड़ाई हो सकती है, तो इसलिए एक काम करो कि दोनों के बॉर्डर के एक पर्टिकुलर एरिया को डीमिलिटराइज जोन क्रिएट कर दो, दोनों ही नहीं आएंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। 100 मीटर की पट्टी तुम्हारी, 100 मीटर की पट्टी हमारी, कई बार आधा किलोमीटर की पट्टी उधर, आधा किलोमीटर की पट्टी इधर, उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो एबनॉर्मल मूवमेंट माना जाएगा। यही DMZ है। ये DMZ क्या है? इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीच की स्पेस, यहाँ सारा ट्रैफिक आएगा। वहाँ से जब कोई चीज़ अंदर आएगी या यहाँ से बाहर जाएगी तो उस DMZ से होती हुई जाएगी, और उस डीमिलिटराइज जोन सेंसिटिव एरिया होगा, और वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में सेंसर्स लगे होंगे जो देख रहे होंगे कि क्या चीज़ जा रही है और क्या चीज़ अंदर आ रही है। तो DMZ बेसिकली एक फायरवॉल है, और ये लैन को सिक्योर करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है। या DMZ एक ऐसा पॉइंट है नेटवर्क में जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो ना इंटरनेट पर है, ना आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, ना इनसाइड है ना आउटसाइड है, ये बीच का एरिया है। और कई कॉमर्शियल फायरवॉल्स जो होती है थर्ड इंटरफेस बना देती हैं, उसमें एक्सेस लिस्ट लगा देती हैं, और उसी के अनुसार DMZ वो करता है। थैंक्स।